नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी क्लास नंबर 17, कक्षा नंबर 17। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 341, क्वेश्चन नंबर 341। देखिए हमसे क्या पूछता है। हु स्टार्टेड रामाकृष्णा मिशन। रामाकृष्णा मिशन किसने शुरुआत की। रामाकृष्णा मिशन की शुरुआत किसने की। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। इसमें आपकी जानकारी के लिए ऐड कर दूं, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी शुरुआत 1897 में की थी, 1897 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 342, क्वेश्चन नंबर 342। देखिए क्या पूछा है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय तक करने का अधिकार किसे है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभापति। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। मात्र केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वह अपने किसी भी न्यायाधीश को हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के या फिर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह, एक उच्च न्यायालय से या दूसरे उच्च न्यायालय में कहीं भी करना होगा तो केवल और केवल हमारे भारत के राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकते हैं, उन्हीं को केवल यह अधिकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 343, क्वेश्चन नंबर 343। इसने क्या पूछा है। The oath taken by the president is described in which article। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण होती है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि कह रहा है कि पूछ रहा है कि बताइए किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के विषय में किस में वर्णन किया गया है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्टिकल 52, ऑप्शन बी आर्टिकल 61 61, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 54 54, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नंबर 60। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के तहत ही हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे शपथ ग्रहण करते हैं। और मैं थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं इसके अंदर। जो आर्टिकल नंबर 52 है ये कहता है कि भाई भारत एक संघ है, भारत एक संघ है और इसका एक राष्ट्रपति होना चाहिए। यह है आता है हमारे आर्टिकल नंबर 52 के तहत। जबकि आर्टिकल नंबर 61 जो है ये बताता है कि यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना पड़े, महाभियोग की प्रक्रिया करनी पड़े तो वह कैसे की जाएगी, वह या की जाएगी, वह 61 नंबर से पता चलता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। और वहीं जब आर्टिकल नंबर 54 के विषय में पूछेगा कभी तो इसमें क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह 53 के तहत बताया जाता है कि भाई भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 53 के तहत चुना जाएगा। और जबकि 54 में कि वह चुनाव किस प्रकार कराए जाएंगे, उनका कराने का प्रकार कैसा होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन। चलिए दोस्तों आज के प्रश्न संख्या 344 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 क्या पूछा है इसने। द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड इन अंडर विच आर्टिकल। यह पूछ रहा है बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन वर्णन किया गया है। छुआछूत का उन्मूलन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद नंबर 17 में ही इसके विषय में वर्णन किया गया है कि भाई जो छुआछूत की जो लोगों की एक मानसिकता थी ग्रामीण इलाकों में या अब भी कई इलाकों में है कि अगर कोई निम्न वर्ग का है या अवर्ण कास्ट का है या किसी और कास्ट का है, अदर कास्ट का, तो यदि वह किसी और व्यक्ति के साथ बैठ जाए या स्पर्श भी कर ले तो इसे हम छुआछूत, हम नहीं, ये कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वह इसे छुआछूत मानते थे। परंतु हमारे संविधान में इसके लिए भी एक प्रोविजन रखा गया है
कि इसके उन्मूलन को, मतलब इस प्रकार की प्रताड़ना को झेलने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को आर्टिकल नंबर 17 की सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 345, क्वेश्चन नंबर 345, इसने क्या पूछा है? विच इंडियन रूलर इशूड द लेड कॉइन फर्स्टली? यह पूछ रहा है, बताइए भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे? भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये जो है हमारे सातवाहन, जो हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इनका राज्य हुआ करता था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 346, क्वेश्चन नंबर 346 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर? इसने पूछा है, बताइए चंदावर के युद्ध में मोहम्मद घोरी के द्वारा कौन सा शासक हार गया या पराजित किया गया? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी भीम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी जयचंद, ऑप्शन नंबर डी कुमारपाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयचंद। इसमें थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले इसने वैसे तो मोहम्मद घोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, परंतु जो मगध की जो गद्दी है, मगध पर आक्रमण करने से पहले उसने मगध पे 1191 में आक्रमण किया था, जिस समय यहाँ पर मगध में जो राजा हुआ करते थे ये पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। ठीक है, परंतु 1191 की लड़ाई यह तराइन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें आपके मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। फिर वहीं मोहम्मद घोरी ने मिलकर जयचंद, राजा जयचंद, ये कन्नौज के राजा थे जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर लगते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इनकी लड़की थी सीरियल नाम की लड़की थी, उसको भगाकर इन शादी की थी, जिससे गुस्सा होकर राजा जयचंद ने मोहम्मद घोरी की सहायता करी और अगले ही वर्ष 1192 में ही तराइन का दूसरा युद्ध करवा दिया गया, जिसमें ये हार गए, हमारे पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद घोरी जीत गया। जस्ट उसके बाद ही एक साल बाद 1193 छोड़कर 1194 में उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया चंदावर के युद्ध में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 347, क्वेश्चन नंबर 347, इसने क्या कहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925? यह पूछ रहा है वर्ष 1925 में, अगस्त 1925 में बताइए केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सी आर दास चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम आर जयकर, ऑप्शन डी है विठल भाई पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विठल भाई पटेल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 348, क्वेश्चन नंबर 348, इसने हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ मास एंड फुटप्रिंट्स? दोस्तों इसने पूछा है, बताइए कि पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे बड़ा या विशालकाय, पृथ्वी पर सबसे बड़ा विशालकाय आपका ज्वालामुखी कौन सा है? मास, वजन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ओजस डेल सेलेडो, ऑप्शन नंबर बी है माउंट वेसिवियस, ऑप्शन नंबर डी सी है तामू मैसिफ, ऑप्शन नंबर डी है मुआना किया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तामू मैसिफ। इसके विषय में थोड़ा सा बता देता हूं। वर्ष 2013 में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे, ये जापान से 1600 किलोमीटर पूर्व में, अगर हम इसे कहें तो ये प्रशांत महासागर के अंदर है, जो कि जापान से 1600 किलोमीटर की दूरी पर, पूर्व में, जापान के पूर्व में 1600 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे, जिसका एक वोल्केनो पाया गया है, मतलब ज्वालामुखी पाया गया है, जो कि जिसका पूरा एरिया है 3,10,000 किलोमीटर वर्ग, 3,10,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है ये समुद्र के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर। ठीक है, चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 349, क्वेश्चन नंबर 349, इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मेक रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? बताइए कि हमारे वायुमंडल में कौन सी परत है जिसके द्वारा
संचार माध्यम संभव हो पाता है। यानी कि रेडियो संचार जो है, अगर हम देखें, ये पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जिसके द्वारा हमारा रेडियो संचार या रेडियो के द्वारा जो भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वह आपका संभव हो पाता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी आयनोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर एक ऐसी परत है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी सिग्नल हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं और वो आयनोस्फेयर से टकराकर वापस हमारे जो कहीं जहां हमें भेजने होते हैं वहां रिसीवर होते हैं, रिसीवर उस तरंगों को कैच करते हैं और उन्हें वापस से कन्वर्ट कर देते हैं बिजली के सिग्नलों में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 350, क्वेश्चन नंबर 350। इसने क्या पूछा है? महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी जल प्रपात योजना किस झरने पर स्थित है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हुंड्रू, ऑप्शन नंबर बी प्याकरा, ऑप्शन नंबर डी जोग, ऑप्शन नंबर डी शिवा समुद्रम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जोग फॉल। आपने सुना होगा जोग फॉल नामक एक झरना है जो कि 252 मीटर की ऊंचाई का है, जो कि कर्नाटक में स्थित है और इसी के ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका एक और नाम आता है जब कभी पूछता है तो गोड़सप्पा, गोड़सप्पा, गोड़सप्पा फॉल्स भी कहते हैं, जोग फॉल भी कहते हैं, महात्मा गांधी जल प्रपात योजना भी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम आज तक हिस्ट्री में ये 10 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है आज तक के पेपरों में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 351, क्वेश्चन नंबर 351। ये क्या पूछ रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ईस्टर्न घाट जॉइंस द वेस्टर्न घाट? यह पूछ रहा है कि बताइए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को कहां मिलते हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियों की श्रृंखला मिलाती है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पलानी हिल्स, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी हिल्स, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई हिल्स। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो कि पश्चिमी को पूर्वी घाट से मिलाती हैं। इसका अगर थोड़ा सा अगर हम मैप में देखें, मैप बनाएं अगर इसका, यदि ये हमारा साउथ है, ठीक है, साउथ इंडिया है ये, मान लीजिए ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है, पूर्वी घाट जितने भी ये जितना एरिया आता है ये हमारा पूर्वी घाट में आता है, ठीक है, यहाँ तक, और ये हमारे पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये तो ये जो दोनों मिलते हैं ये हमारा मिलते हैं कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक तमिलनाडु दो राज्य हैं, यहाँ पर आकर ये दोनों के दोनों घाट मिलते हैं और यहाँ पर एक हमारी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां इन दोनों ही घाट को आपस में मिलाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 352, क्वेश्चन नंबर 352। ये क्या पूछता है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रिश्ता प्रोजेक्ट? यह पूछ रहा है कि बताइए कौन सी राज्य सरकार ने रिश्ता नामक प्रोजेक्ट या रिश्ता परियोजना चालू की है, लागू की है। ये काफी पुरानी योजना हो चुकी है, वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए आपके पहले ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। यह वर्ष 2015 में चालू की गई एक परियोजना है जिसके तहत, पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। रिश्ता का मतलब होता है आर से राजीव गांधी, आई से इल्यूमिनेटिंग, एस फॉर स्कीम, एच फॉर हिल, टी फॉर टाउन, ए फॉर एडवांसमेंट। यानी कि राजीव गांधी इल्यूमिनेशन स्कीम फॉर हिल टाउन एडवांसमेंट। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाइटें थी पुराने टाइप की, उन सभी को एलईडी नए मॉडर्न या एनर्जी एफिशिएंट एलईडी से उनको बदलना था। काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था ये, जो कि पूरा भी हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश की बात आ गई तो यहाँ पर हम इसके सीएम की बात कर लेते हैं। यहाँ के अभी प्रेजेंट में जो सीएम है वो है हमारे ठाकुर जी हैं। इनका पूरा नाम है हमारा जयराम ठाकुर, ठीक है, इनका नाम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर इनका नाम है। जबकि यहाँ के अगर गवर्नर पूछा जाता है तो वो है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 353, क्वेश्चन नंबर 353। ये क्या पूछता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना इज रिलेटेड टू। इसके विषय में आप सभी को उम्मीद करता हूं सबको पता ही होगा। प्रधानमंत्री हमारे
नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना चलाई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी के खाते खुले थे, आपका भी खुला होगा उम्मीद करता हूँ। आपके चार ऑप्शन है, यह किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि वित्तीय सहायता के लिए या वित्तीय सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर सी है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी है हाउसिंग फॉर दी पुअर्स, गरीब लोगों के घरों के लिए। दोस्तों इस विषय में बता देता हूँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि वित्तीय सेवा के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर वित्तीय सेवा। क्योंकि आपने जरूर देखा होगा, पहले जब कभी आप सिलेंडर अगर कनेक्शन है आपके घरों में, सिलेंडर का गैस कनेक्शन है, तो उसमें होता क्या था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी और बीच के लोग उस सब्सिडी को खा जाया करते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा इस सब्सिडी को जितने भी बिचौलिए खा जाते हैं उससे बचाने के लिए सबसे पहले लोगों के पास अकाउंट होने चाहिए, जिनमें हम इन सभी लोगों को उनके खाते में डायरेक्ट, मतलब सीधे सीधे इनके खातों में वो सब्सिडी के पैसे आ जाने चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने ये फाइनेंशियल सर्विस यानी कि वित्तीय सहायता, वित्तीय सेवा शुरू करी थी, और जिसके तहत ये प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खुलवाए थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 354 क्या पूछता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017? यह पूछ रहा है कि बताइए वर्ष 2017 में विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता, यह पूछ रहा है वर्ष 2017 में विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता था, यानी कि हमारा स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एस मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी सी स्वर्ण रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी उषा राउत, ऑप्शन नंबर डी सुरजीत कौर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एस मीराबाई चानू। एस मीराबाई चानू जो हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में वर्ष 2014 में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 355 क्वेश्चन नंबर 355 ये क्या पूछता है? हु इज द करंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा? अगर आप नाडा के विषय में जानते होंगे तो उम्मीद करता हूं इसके उत्तर के विषय में भी जानते होंगे। नाडा होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत की राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब जितने भी नशा करने वाले होते हैं उनके खिलाफ जो काम करती है, उन सभी के खिलाफ वो नाडा बोलते हैं इसको, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है। इसके अभी प्रेजेंट में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी सलमान खान, ऑप्शन डी सुनील शेट्टी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुनील शेट्टी। ये सुनील शेट्टी जी हमारे जो एक कलाकार हैं, ये अभी वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। और अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है ये नाडा से रिलेटेड ही, ये बताइए नाडा का हेडक्वार्टर किधर है? तो ये इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में है। और एक और प्रश्न पूछ सकता है नाडा के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है? ये सीईओ जरूर पूछता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उन सभी के प्रेजेंट के सीईओ के विषय में जरूर आप याद कर लें। प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल, ये एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और अभी ये प्रेजेंट में वहां के सीईओ भी हैं, नवीन अग्रवाल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 356 क्वेश्चन नंबर 356 ये क्या पूछ रहा है? Who among the following has won a bronze medal in Olympic held in 1952? इसने पूछा है वर्ष 1952 में, यह मैं बता देता हूं, थोड़ा ऐड कर दूं। वर्ष 1952 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के जो समर ओलंपिक हुए थे, ग्रीष्म काल के ओलंपिक हुए थे, उसमें एकमात्र भारतीय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, एकमात्र भारतीय ने कांस्य पदक जीता था। वे उस भारतीय का नाम क्या है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन, ऑप्शन नंबर डी हरीश धवन, ऑप्शन नंबर डी केडी जादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केडी जादव। केडी जादव एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे उस समय ओलंपिक के अंदर जिन्होंने कुश्ती के अंदर हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 357 क्वेश्चन नंबर 357 ये क्या पूछ रहा है? द आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना? इसने पूछा है बताइए कि मानव शरीर के जो आंख होती है, नेत्र का जो लेंस होता है, वह रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इरेक्ट एंड रियल, मतलब सीधा एवं वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेड एंड रियल, इसका मतलब उल्टा परंतु वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी इरेक्ट एंड वर्चुअल, मतलब सीधा परंतु आभासी। ऑप्शन नंबर डी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, मतलब उल्टा और आभासी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेड एंड रियल। जब भी हमारे मानव शरीर के नेत्र लेंस के द्वारा जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के ऊपर, वह हमेशा उल्टा और
वास्तविक बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 358, क्वेश्चन नंबर 358। ये क्या पूछ रहा है? इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसने पूछा है बताइए इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी है वह निम्न में से किसके कारण होती है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी फंगी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वायरस। ये एक प्रकार की वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। वायरस ही है जो इस इन्फ्लुएंजा का कारण होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 359, क्वेश्चन नंबर 359। ये क्या पूछ रहा है? हु अमंग दी फॉलोइंग हेल्प इन मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन। बताइए निम्न में से कौन सा जो जीव है वह वायु प्रदूषण की निगरानी करने में सहायक है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, इसका मतलब जीवाणु, सॉरी जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी अलगी, ऑप्शन नंबर सी लिचन केचुए, ऑप्शन नंबर डी फंगी कवक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिचन। लिचन का मतलब है केचुए। आप जब कभी भी देखेंगे एक आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपके आसपास के एरिया की हवा, आपके आसपास के नजदीकी इन्वायरमेंट की हवा अगर गुड क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है, तो वहां पर जो लिचन मिलेंगे आपको, केचुए उस जमीन में जो मिलेंगे वो बहुत तादाद में मिलेंगे, अच्छी मात्रा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रदूषित मात्रा कम होगी, प्रदूषित हवा कम होगी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। ठीक है। परंतु यदि उसके आसपास की हवा बहुत ही गंदी होगी या बहुत ज्यादा प्रदूषित होगी तो वहां पर लिचन वहां पर जी नहीं सकते, वहां पैदा नहीं हो सकते, वहां पे ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर लिचन केचुए की मात्रा कम होगी या केचुए वहां जीवित रह ही नहीं सकते, गंदी जगह पे या पॉल्यूटेड एयर के अंदर जीवित नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है हमारा। प्रश्न संख्या 360, क्वेश्चन नंबर 360। ये हमसे क्या पूछता है? वो इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल। यह पूछ रहा है कि बताइए वर्ष 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में कौन विजेता रहे हैं? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वर्ष 2020 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये कक्षा बहुत पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में देखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना इस तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपसे इस प्रकार की कोई वीडियो मिस ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।